दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम बीपीएससी मेन सीरीज की 18वीं क्लास पढ़ रहे थे और इस क्लास का हमारा टॉपिक था आर्थिक सुधार 1991। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से जितने भी पहलुओं से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है उन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। यह एक विस्तृत टॉपिक है, इसलिए हमने इस टॉपिक को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। हमने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था आर्थिक सुधार 1991 के पीछे क्या भूमिका थी। उसके बाद हमने देखा था कि आर्थिक सुधार 1991 के क्या कारण थे, क्या सुधार किए गए 1991 में, फिर इन सुधारों की क्या उद्देश्य थे। तो पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिए, क्योंकि पार्ट 1 जब तक आप लोग नहीं देखेंगे पार्ट 2 का जो क्रक्स है टॉपिक का वो इजीली समझ नहीं आएगा। आज हम अपने पार्ट 2 में बात करेंगे आर्थिक सुधार 1991 के प्रभाव, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। देन 1991 के बाद क्या आर्थिक सुधार किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, और बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। देन इन प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान में आर्थिक विकास के संदर्भ में अभी भी चुनौतियां, बाधाएं और कई समस्याएं बनी हुई हैं। तो वो क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, इस संदर्भ में हम देखेंगे। क्या सजेशन अब हमारे होने चाहिए वे फॉरवर्ड के रूप में, देन हमारा कंक्लूजन होगा। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट 1 को जरूर देखिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पार्ट 1 में हमने इसके पीछे की जो कारण थे, मूल कारण क्या थे, तत्कालीन कारण क्या थे। नेक्स्ट किए गए आर्थिक सुधारों में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। फिर आर्थिक सुधार 1991 के क्या उद्देश्य थे। तो अब हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे आर्थिक सुधारों के प्रभाव और अन्य पहलुओं को। आर्थिक सुधारों के सकारात्मक प्रभाव की हम अगर चर्चा करें तो इसका पहला पॉइंट हो जाता है विदेशी निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वृद्धि देखने को मिली है। जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ, उदारीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, विदेशी जो निवेश था उसमें बड़े स्तर पे वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1990-91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी निवेश था, वहीं आज वर्तमान में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नेक्स्ट जो इसका सकारात्मक प्रभाव है वह वर्तमान 2022 के संदर्भ में देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार 532 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसके पीछे तत्कालीन कारण था भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो गया था, केवल 15 दिन के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। और आज देख रहे हैं इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण विदेशी मुद्रा भंडार भारत का 532 बिलियन डॉलर हो गया है। तीसरा सकारात्मक प्रभाव देखें तो वर्तमान में भारत ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आप इस ग्राफ को बना सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन होगा और भी इनरिच होगा। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 1991 के बाद 2008 से कैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह लगातार बढ़ती गई। हालांकि 2020 में कोविड-19 के टाइम इसमें थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद फिर से यह ऊपर बढ़ने लगी। तो आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह 3 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है और 2024 तक भारत का लक्ष्य है भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। नेक्स्ट, आर्थिक विकास में निजी भागीदारी में वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय बाजार का विकास हुआ है। तो आज देख सकते हैं भारत की बहुत सारी परियोजनाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हुई है। तो इसको भी एक ग्राफ के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के खुलने से मांग आपूर्ति संतुलन सकारात्मक हो गया है, जिसके फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि हुई है और मध्यम वर्ग का विकास हुआ है। तो अर्थव्यवस्था जब खुल गई तो विदेशी वस्तुएं भी भारत में आने लगी, जिससे मांग आपूर्ति जो थी उसमें संतुलन हो गया। पहले क्या था, लोगों की जो मांग थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भारत की जो इंडस्ट्री थी वो उतनी डेवलप नहीं थी कि लोगों की मांगों को पूर्ति कर सके। 1991 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई, तब मांग आपूर्ति का संतुलन सकारात्मक हो गया। नेक्स्ट, भारत फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी सॉफ्टवेयर एवं टेक्सटाइल का एक सफल निर्यातक आज बन गया है। 1991 के बाद सेवा क्षेत्र में हम देखते हैं महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए आप काउंट कर सकते हैं इसमें आर्थिक समीक्षा 2021-22 की रिपोर्ट को, जिसमें कहा गया भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक रहा। नेक्स्ट, अन्य सकारात्मक प्रभाव में हम देख सकते हैं वर्तमान में भारत की 9 कंपनियां फॉर्चून 500 में शामिल हो गई हैं। भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जहां 2014 में 142वें स्थान पर था, अब वह बढ़कर 2020 में 63वें स्थान पर हो गया था। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी विनियमन को कम से कम करने के परिणाम स्वरूप बाजार में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला, जिससे नवाचार में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 132 देशों में 40वें स्थान पर है। वस्तुतः 1991 में हुए सुधारों से भारत की जो आर्थिक विकास की जो दर थी वो बहुत ही तेजी से बढ़ी और जिसका आज हम परिणाम देखते हैं, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
यद्यपि इसके केवल सकारात्मक प्रभाव ही नहीं थे, 1991 के कुछ अपने नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इन सुधारों से कृषि क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र एवं आदिवासी समुदाय को अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो 1991 में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 16% के आसपास था और 30 वर्ष होने के पश्चात भी आज कृषि का जो योगदान है जीडीपी में वह लगभग 16% के आसपास ही स्थिर बना हुआ है। दूसरा, आदिवासी जो समुदाय हैं उनको इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से कोई विशेष लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, जो भारत की जो फिलॉसफी है कल्याणकारी राज्य की, सबसे निचले समुदाय को विकसित करने की, तो इस फिलॉसफी में कहीं ना कहीं 1991 के हुए रिफॉर्म्स पीछे नजर आते हैं। दूसरा नकारात्मक प्रभाव क्या देख सकते हैं इसमें, आर्थिक सुधारों ने देश की आर्थिक समृद्धि दर में तो उल्लेखनीय वृद्धि की है, किंतु इससे आर्थिक असमानताएं और भी बढ़ गई हैं, जो आर्थिक समावेशी के लक्ष्य में बाधा बन गई हैं। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उसमें जीडीपी में तो वृद्धि हुई, लेकिन वास्तविक आर्थिक विकास नहीं देखने को मिलता है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दर में एक अंतर होता है। जरूरी नहीं कि आर्थिक समृद्धि दर से देश का आर्थिक विकास हो। हम देख सकते हैं भारत की जो यह जीडीपी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ लोगों की ही आय का हिस्सा है, जिससे क्या हुआ, आर्थिक असमानताएं और भी बढ़ती गई। भारत में जो अमीर आदमी है वो अमीर होते गए और जो गरीब है वह और भी गरीब होते गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर 10% व्यक्तियों के पास भारत की राष्ट्रीय आय का कुल 40% से भी अधिक हिस्सा उनके पास है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं उन चंद अमीरों को और भी अमीर बनाते गए और जो भारत की जो गरीब जनता थी उसको और भी गरीब बनाती गई, और जिसके कारण आर्थिक असमानताएं हम भारत में देख सकते हैं और जो आर्थिक समावेशी विकास का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। नेक्स्ट, इसका क्या नकारात्मक प्रभाव हुआ, रोजगार के संतुलित स्तर न होने के कारण रोजगार विहीन विकास को बढ़ावा मिला। हमने इसके सकारात्मक प्रभाव में देखा था कि सेवा क्षेत्र का जो जीडीपी में हिस्सा है वह 50% से भी अधिक है, लेकिन अब भारत में हम देख सकते हैं कि अनस्किल्ड पर्सन कितने अधिक है। अगर हम अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में देखें तो भारत का जो श्रम बल है वह 90% से भी अधिक श्रम बल है। तो ये जो 50% से अधिक जीडीपी का हिस्सा सेवा क्षेत्र से आ रहा है, तो इसमें जो व्यक्ति हैं वो बहुत कम है, और जो अन्य व्यक्ति हैं लगभग 50% से अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। अन्य जो व्यक्ति हैं वो अनस्किल्ड हैं, असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो यह रोजगार का जो संतुलित स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही जर्जर है, और जिसके कारण क्या है, एक रोजगार विहीन विकास को इसमें बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट, अवसंरचनात्मक विकास के अभाव में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। तो भारत में एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जिसके कारण हर क्षेत्र, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कृषि क्षेत्र हो या फिर इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर सेवा क्षेत्र हो, तो हर जगह एक बुनियादी अवसंरचना का अभाव है, जिसके कारण उतना सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला जितना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण होना चाहिए था। नेक्स्ट, विदेशी निवेश के लिए भारत के कुछ राज्य ही महत्वपूर्ण गंतव्य बने हुए हैं। इस प्रवृत्ति ने क्षेत्रीय असमानता को और अधिक बढ़ावा दिया है। हम देखते हैं कुछ राज्यों में ही यह विदेशी निवेश देखने को मिलता है, क्योंकि जिन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वहीं पर विदेशी निवेश अधिक से अधिक देखने को मिलता है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर विदेशी जो विनिवेश है वो ना के बराबर है, जिससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट, चीन जैसे देशों के सस्ते आयात ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को संकुचित कर दिया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16% है और यह वर्ष 1991 से लगभग स्थिर बना हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 1991 में भी 16% था और आज भी उसका जीडीपी में हिस्सा जो है लगभग 16% बना हुआ है। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है वो कहीं ना कहीं 1991 के बाद जो है एक स्थिर ही बना हुआ है, उसमें कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिला है। जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि नहीं करते हैं तब तक 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसका कोई विशेष सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, औद्योगिक घरानों और राजनेताओं के गठजोड़ ने क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण छोटे ईमानदार उद्यमी इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। आज हम देखते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका राजनेताओं के साथ गठजोड़ देखा जाता है और यह गठजोड़ क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। और इसके कारण क्या होता है, जो छोटे ईमानदार उद्यमी होते हैं वो इन बड़े उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, बड़े जो उद्यमी होते हैं उनका राजनेताओं के साथ गठजोड़ होता है। इसके कारण कहीं ना कहीं जो औद्योगिकरण का जो समावेशी विकास होना चाहिए वो पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है।
1991 में देश की औसत रोजगार वृद्धि दर लगभग 2% थी, जो बाद के वर्षों में और भी कम हो गई। तो रोजगार भी एक बड़ी समस्या है कि 1991 में हम देखें तो रोजगार की जो वृद्धि थी वो 2% थी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने के बाद रोजगार में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, बल्कि इसमें और भी नकारात्मक वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट, इसके अलावा आर्थिक सुधारों ने मानव विकास पर ध्यान नहीं दिया। आज भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसांख्यिकी लाभांश होने के बावजूद इसका सदुपयोग करने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव हैं 1991 के जो रिफॉर्म हुए थे। तो हमने 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे वर्ष 1991 के बाद आर्थिक सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत सरकार के प्रयास। तो इसमें हम जो योजनाएं हैं भारत सरकार की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के संदर्भ में जो भारत के आर्थिक सुधार में वृद्धि करती है, जिसमें पहला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराना ताकि उनको अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु मध्यम विकास एक्ट 2006, जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के निगेटिव एक्सपेक्ट में देखा कि जो छोटे उद्यमी हैं वो बड़े उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, क्रोनी कैपिटलिज्म हमने देखा। तो इसमें सुधार हेतु एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करने हेतु एमएसएमई एक्ट 2006 लाया गया। उसके बाद प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 लाई गई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना को लॉन्च किया गया, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था होने के कारण चीन जैसे देश जो थे उन्होंने अपने माल को इतना सस्ता बना दिया कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो कमजोर होता जा रहा था। तो इस संदर्भ में भारत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना को लॉन्च किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी कहते हैं, 2005 में लाया गया, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए इसे लाया गया ताकि कृषि को और अधिक लाभकारी बनाया जा सके, ताकि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में और अधिक योगदान शामिल हो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जिसे अभी हाल ही में लाया गया, और यह योजना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। तो इस तरीके से 1991 के बाद भारत सरकार ने कई प्रयास किए ताकि आर्थिक सुधार में सकारात्मक वृद्धि हो। अब हम बिहार सरकार के प्रयास देखें तो उसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, हमने देखा कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसमें आदिवासी समुदाय SC ST का जो है उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यमी योजना को लाया गया, जिसके कारण इन व्यक्तियों को भी रोजगार प्राप्त हो, ये लोग भी बाजार से जुड़े। नेक्स्ट, बिहार की स्टार्टअप नीति 2016, और उसके बाद बिहार के 7 निश्चय योजना 2015 से 20, जो इसका पार्ट 1 था। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजना 2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 7 निश्चय योजना, जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो 2020 से 25 तक आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 की प्लानिंग है, और जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। हम 7 निश्चय योजना में जो 7 निश्चय हैं इनको अपने आंसर में जरूर कोट करेंगे, जिसमें पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता अर्थात आसान कनेक्टिविटी, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये जो 7 निश्चय 2 योजना है एक पूरा पैकेज है आर्थिक विकास का, आर्थिक सुधारों का। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, युवा कौशल कार्यक्रम, इसके माध्यम से अनस्किल्ड लोगों को स्किल सिखाया जाएगा, युवाओं में स्किल को डेवलप किया जाएगा ताकि आने वाले भविष्य में वो रोजगार प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण कार्यक्रम। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन योजना, जो केंद्र सरकार की योजना थी, और इस योजना के तहत बिहार में कई अन्य उप योजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 9 योजनाओं पर कार्य आरंभ है, भागलपुर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 13 योजनाओं पर कार्य आरंभ है, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 12 योजनाओं पर कार्य आरंभ है, और बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 16 योजनाओं पर कार्य संचालित है। तो इस तरीके से बिहार सरकार के हमने प्रयास देखे जो 1991 के बाद आर्थिक सुधारों में प्रयास हेतु लाए गए। अब हम देखेंगे इन आर्थिक सुधारों के बावजूद भी वर्तमान में आर्थिक विकास के संदर्भ में अभी भी कुछ चुनौतियां, बाधाएं या समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो समस्या है, चुनौती है, भारत के समक्ष वह गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे एवं कनेक्टिविटी की कमी, जिसके कारण अधिक लॉजिस्टिक लागत एवं भारतीय वस्तुओं के निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी देखी जा सकती है। तो जब कनेक्टिविटी का अभाव होगा तो पहली बात तो निवेश में कमी होगी, जो निजी निवेश हो सकता है, विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है जो स्टेट, उसमें कमी होगी। दूसरी चीज, कनेक्टिविटी
का जब अभाव होगा तो वहाँ की जो लॉजिस्टिक लागत है उसमें भी वृद्धि होगी। जब लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि होगी तो सामान जो है अधिक महंगा हो जाएगा, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें वर्तमान की लॉजिस्टिक लागत को आप ऐड कर सकते हैं, जो जीडीपी का 14 से 15% है भारत का। जो विकसित देशों की अगर हम तुलना करें तो 7 से 8% है, जो काफ़ी अधिक है अगर हम भारत की लॉजिस्टिक लागत को देखें। नेक्स्ट, भारत का अनुसंधान विकास अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी निवेश की निम्न स्थिति देखी जा सकती है। तो आप एक ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। आज वर्तमान में जो भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश है वह 0.7% के आसपास है। तो वहीं अगर हम अन्य कंट्रियों की बात करें, जो विकसित कंट्रियां हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया जो 5% के आसपास जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुल जीडीपी का हिस्सा है। जर्मनी की बात करें तो इसका भी जीडीपी में हिस्सा 3% से अधिक है। यूएसए का भी लगभग 3% के आसपास जीडीपी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिस्सा है। वहीं चाइना 2% से ऊपर इसका जीडीपी में हिस्सा है। अगर हम बात करें लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की, इनका भी भारत से अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जीडीपी का योगदान है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अधिक निवेश नहीं होगा तो जो नवाचार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश के अभाव के कारण आज भारत दुनिया में कई विकसित देशों से पीछे बना हुआ है। इसलिए भारत को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्य करना चाहिए और इसके निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट जो समस्या है वर्तमान की, कृषि में अवसंरचनात्मक सुधारों का अभाव है। कृषि क्षेत्र में भारत की 50% से भी अधिक जनसंख्या लगी हुई है, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जीडीपी का मात्र 16%। जनसंख्या 50% से भी अधिक और जो प्रोडक्टिविटी है वह जीडीपी का मात्र 16%। और अगर हम सेवा क्षेत्र से तुलना करें तो सेवा क्षेत्र में लोगों की संख्या कम है, लेकिन जीडीपी का जो रेशियो है तो वह 50% से भी अधिक है। तो इसके रिगार्डिंग हमें कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, जो कृषि में प्रोडक्टिविटी है वो और भी अधिक बढ़े, क्योंकि कृषि क्षेत्र में लगातार श्रमिकों की वृद्धि देखी जा रही है और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अभी हमने कोविड-19 के टाइम देखा था कि सेवा क्षेत्र हो या विनिर्माण क्षेत्र हो, सब में नेगेटिव वृद्धि दर देखी गई थी, लेकिन जो एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर था उसमें 3.4% की आसपास लगभग सकारात्मक वृद्धि देखी गई। अब समय है कि हमें अपने कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में विनिवेश की कमी देखी जाती है और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि 1991 के बाद में भी जीडीपी में इसका योगदान लगभग 17% बना हुआ है और इसकी भी हालत बिल्कुल कृषि क्षेत्र की तरह है। जैसे कृषि का 1991 में कुल जीडीपी का योगदान 16% था, उसी तरह 1991 में जो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान था जीडीपी में वह 17% था और आज 30 वर्षों के बाद भी जीडीपी में योगदान जो विनिर्माण क्षेत्र का है वह 17% बना हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं जो इन क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, इन क्षेत्रों में जो निवेश होना चाहिए उसकी कमी का ही यह परिणाम है। नेक्स्ट जो बाधा है आर्थिक सुधार में वह है शासन प्रशासन की सक्रियता या प्रतिबद्धता की कमी देखी जा सकती है। तो शासन प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जो योजनाएं लाई जाती हैं, जो पॉलिसीज लाई जाती हैं, उनका इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है। अगर इन योजनाओं और नीतियों का सही से इम्प्लीमेंट होता तो भारत आज दुनिया में एक अलग स्थान पर होता। नेक्स्ट, कुशल एवं मानव संसाधन की कमी। भारत में कुशल मानव संसाधन की कमी एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि जो भारत की एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रैक्टिकली बहुत कम चीज़ें सिखाई जाती हैं, थियोरेटिकल पढ़ाई ज़्यादा होती है। भारत की एजुकेशन पॉलिसी में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण लोग पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती जिसके आधार पर वो आगे चलकर रोजगार प्राप्त कर सके। तो कुशल मानव संसाधन की समस्या एक बड़ी चुनौती है इकोनॉमिक रिफॉर्म के पीछे। निवेश के चयनात्मक अंतर्वाह के कारण भी औद्योगिक पैटर्न में विकृतियां देखने को मिलती हैं। अर्थात जो भारत में जो निवेश होता है, विदेशी विनिवेश होता है या निजी निवेश होता है, तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर हैं जहां पर अधिक निवेश देखा जाता है, जिसके कारण जो औद्योगिक पैटर्न है उसमें विकृति देखने को मिलती है, उसमें असंतुलन देखने को मिलता है। सभी सेक्टरों में संतुलित रूप से विकास देखने को नहीं मिलता। और हम अन्य हालिया संकट को शामिल कर सकते हैं इन मुद्दों चुनौतियों में, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय दबाव, डेटा सुरक्षा, कोविड-19 और रसिया यूक्रेन संघर्ष आदि ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया, जिसे भारत भी अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे आज पूरी दुनिया के लिए समस्या बने हुए हैं और भारत जैसे जो अभी विकासशील देश हैं, जिनको विकसित देश होना है, तो उनके लिए जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय दबाव का जो मुद्दा है एक बड़ी समस्या बना हुआ है। आज भारत अपने आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दे या इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से वह निपटे, तो एक द्वंद्व की स्थिति है विकास और जलवायु परिवर्तन के मध्य। अब हम देखेंगे ये जो समस्याएं हैं, नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रभाव है 1991 के रिफॉर्म के कारण
और उसके बाद जो अन्य पॉलिसीज लाई गई भारत सरकार और हमने बिहार के कंस्ट्रक्ट में बिहार सरकार के प्रयास देखे, उसके बावजूद भी आर्थिक जो सुधार होने चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी पीछे छूटे हुए हैं। तो इसके लिए अब क्या सजेशन हो सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड के रूप में हम इसे देखेंगे। जिसमें पहला पॉइंट आपका हो सकता है, भारत अपनी लॉजिस्टिक लागत में 2030 तक 8% तक की कमी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी अवसंरचना के विकास पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। तो भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक अपनी लॉजिस्टिक लागत को 8% तक कम करना, और इसके लिए क्या करना होगा, भारत को अपनी जो बुनियादी अवसंरचना है इसके विकास पर अधिक ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, जो भारत का एमएसएमई सेक्टर है, देखते हैं 40% के आसपास जीडीपी में इसका योगदान है। जो श्रम बल है इसमें लगभग 40 से 45% श्रम बल कार्य करता है। तो एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, नई औद्योगिक जो पॉलिसी है के भाग के रूप में हमें हरित औद्योगिक नीति को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम आर्थिक विकास के मुद्दे के साथ साथ में हम जलवायु परिवर्तन की समस्या को नकार नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आर्थिक विकास की नीतियों में हरित औद्योगिक नीति को भी शामिल करना होगा। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक भी है। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। आज भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश बन गया है और यह स्थिति 2055 तक बनी रहेगी। इसलिए अगर भारत जनसांख्यिकीय लाभांश का सकारात्मक रूप से लाभ उठाना चाहता है तो उसे मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अन्यथा अगर इस पर बल नहीं दिया गया, इसको प्राथमिकता नहीं दी गई, तो यही जनसांख्यिकीय लाभांश आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। नेक्स्ट, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहकारी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए, अर्थात केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक आर्थिक जो विकास है, आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया है वह सही मायने में आगे नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट, तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र के अलावा हमें प्राथमिक क्षेत्र अर्थात जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इन तीनों क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट, बदलते दौर में आर्थिक विकास हेतु नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। रिसर्च और डेवलपमेंट पे अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन होता है और कंक्लूजन एक भविष्य लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों की भारतीय अर्थव्यवस्था को तत्कालीन संकट से उबारने एवं फिर से विकास की मंथर गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 के जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने तत्कालीन जो संकट था, इकोनॉमिक जो क्राइसिस था, उसको उबारने और बाद में जो हमारी आर्थिक विकास की जो निम्न गति थी इसको तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसी का परिणाम है आज भारत की जो जीडीपी का जो विस्तार है वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। यद्यपि फिर भी इन सुधारों के परिणाम सोचे गए लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करने में असक्षम रहे। आज देश को एक नई औद्योगिक नीति के मसौदे की आवश्यकता है जो सतत समावेशी विकास के अनुकूल हो। तो हमने इसके नकारात्मक प्रभाव में क्या देखा था कि एक जो सतत विकास होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है भारत की, उसको पीछे छोड़ती हुई यह चली आ रही है, जिसमें वित्तीय असमानता, जो देश के जो अमीर व्यक्ति हैं वह और अभी अधिक अमीर हो गए हैं। राष्ट्रीय आय का कुल 40% से अधिक केवल मात्र 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के पास है और सेवा क्षेत्र को ही बढ़ावा मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो अभी तक स्थिर बना हुआ है, जिसके कारण जो 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, जो उनके परिणाम सोचे गए थे, उनको पूर्ण रूप से हम प्राप्त नहीं कर सके और आज आवश्यकता है एक ऐसी नीति की जो सतत समावेशी के अनुकूल हो। हम अपने कंक्लूजन को के.आर. नारायण जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी पंक्ति से समाप्त कर सकते हैं। के.आर. नारायण ने कहा था कि आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। तो इन पंक्तियों का कक्ष यही है कि जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए उसके कारण जो भारत की जीडीपी में जो वृद्धि हुई है, केवल यह वृद्धि ही विकास का सब कुछ नहीं हो सकती, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति नहीं है। हमें सतत समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा और इस क्वेश्चन को लिखते समय अगर कोई दुविधा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लिख ले जाएंगे। क्वेश्चन का पहला पहलू है कि 1991 में हुए आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें। तो 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इसको हमने पार्ट 1 में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, तो आप लोग पार्ट 1 को देखिए और इस क्वेश्चन के प्रथम पहलू को लिखिए। उसके बाद जो इस क्वेश्चन का दूसरा पहलू है कि इन सुधारों के परिप्रेक्ष्य में 30 वर्षों के पश्चात भारत के आर्थिक विकास पर समालोचनात्मक परीक्षण करना है, अर्थात इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को देखना है और लास्ट में सजेशन देते हुए कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो इसको हमने अपने पार्ट 2 में कवर ही कर लिया है, तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद इसको बहुत ही आसानी से लिख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरीज हो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। यथासंभव उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।